हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल भारतीय पाठशाला में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आशा करता हूं कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें से 2-3 प्रश्न इस सेट से तो ज़रूर आएंगे। तो प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद हैं? विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। अब वो कौन कौन सा है? तो वो है गुणवाचक, 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 परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संख्यावाचक, और एक है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट, सर्वनाम के कितने भेद हैं? अगला प्रश्न है दोस्त, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम का 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट, कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के कितने भेद हैं या कारक के कितने भेद होते हैं? तो यह प्रश्न जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा प्रश्न आता है। कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। तो कारक के कितने भेद हो गए? 8 भेद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नेक्स्ट, अब अगला प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? समास के कितने भेद होते हैं? अगर मुख्यता का बात किया जाए कि समास के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो समास के मुख्य 4 भेद होते हैं। लेकिन सिर्फ पूछा जा रहा है समास के कितने भेद होते हैं। जनरल क्वेश्चन है ये, इस पर दबाव नहीं डाला जा रहा है कि मुख्य कितने होते हैं। तो समास के 6 भेद होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा 6। समास के कितने भेद होते हैं? 6। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व, चौथा द्विगु, पाँचवा बहुव्रीहि और छठा कर्मधारय। समास के कितने भेद हो गए? 6। लेकिन मुख्य पूछा जाए तो वो 4 है। नेक्स्ट, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? जिसे खंड मतलब किसी भी चीज़ का सबसे छोटा टुकड़ा, यानी उसके बाद अब उससे टुकड़ा नहीं कर सकते, तो समास, समास को टुकड़ा कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। संधि, संधि को भी तोड़ सकते हैं। कारक, ये भी आपका टूट सकता है, लेकिन वर्ण आपका जो है ये नहीं टूटेगा। तो सबसे छोटा टुकड़ा क्या हो गया आपका? हिंदी ग्रामर का सबसे छोटा अगर बात किया जाए तो वो वर्ण है। जैसे केमिस्ट्री में सबसे छोटा कण परमाणु को बोलते हैं, उसी प्रकार से हिंदी ग्रामर में सबसे छोटा टुकड़ा जो होते हैं वो वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्त कि संज्ञा के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं या कितने भेद होते हैं, दोनों सेम क्वेश्चन है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट, अब अगला है नेताजी की संज्ञा का उदाहरण है। नेताजी कौन सा संज्ञा है? किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? या नेताजी की संज्ञा बताएं। तो व्यक्तिवाचक, अगर व्यक्तिवाचक कहा जाए जिससे खास व्यक्ति का या वस्तु का या स्थान का बोध हो तो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जातिवाचक, जिससे पूरे जाति का बोध हो। भाववाचक, जिससे किसी का भाव विचार का बोध हो उसे भाव। समूह, जिससे झुंड का बोध हो। तो नेताजी कहने के बाद जितना भी नेता है सबका बोध हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आपका आंसर जातिवाचक। कौन हो जाएगा? जातिवाचक। नेताजी की संज्ञा है लेकिन अगर बोल दे नरेंद्र मोदी, अगर बोल दे इंदिरा गांधी, अगर बोल दे महात्मा गांधी, तो ये सब जो नेता थे वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। खास व्यक्ति को अमित शाह तो खास व्यक्ति हो गए, लेकिन अगर सिर्फ नेताजी बोले तो जातिवाचक। जैसे अगर शहर बोले तो जातिवाचक, लेकिन अगर पटना बोले तो वो व्यक्तिवाचक। अगर कलम बोले तो वो जातिवाचक, लेकिन अगर बोले अग्नि 2020 तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। तो नेताजी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्तों, मोती कौन सा लिंग है? ये जो है बहुत ही क्रीम प्रश्न है, आपको हमेशा क्वेश्चन देते रहेगा, बार बार पूछता है। अगर लिंग से क्वेश्चन आता है तो मात्र 5 ही क्वेश्चन आता है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि दही, घी, मोती, दही, घी, मोती, जी, पानी और पक्षी। दही, घी, मोती, जी, पानी और पक्षी, ये सब इतने भी आई पॉइंट है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जा रहा है मोती कौन सा लिंग है, तो याद रखेंगे दोस्तों। अगर लिंग से क्वेश्चन है, अगर पूछ दिया तो इससे बाहर नहीं देगा और आप इसे एकदम जो है आंख बंद करके मारेंगे। दही, घी, मोती, जी, पानी और पक्षी, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। दही, घी, मोती, जी, पानी और पक्षी, ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है VVI, इसे आप हमेशा याद रखेंगे। इससे ज़्यादा लिंग में क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। नेक्स्ट, अगला है पुरुषवाचक सर्वनाम कितने भेद होते हैं? यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के यहाँ के छूट गया है, यहाँ आ जाएगा के। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम आप जानते हैं जो संज्ञा के बदले आए, जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, यह, वह, तुम, आप दोनों, हम लोग, वे लोग, ये सब जो है सर्वनाम है। तो पूछा जा रहा है कौन सर्वनाम नहीं है? यह सर्वनाम है, वह सर्वनाम है, तुम सर्वनाम है। सर्वनाम नहीं है, क्वेश्चन का रहा नहीं है तो राम सर्वनाम नहीं, आपका आंसर हो जाएगा राम। क्योंकि राम जो है संज्ञा है। दुनिया का जितना भी नाम है, मोहन, सोहन, राम, श्याम, पटना, दिल्ली, जो भी है, जितना वस्तु है, जितना नाम है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका नाम नहीं, और नाम है तो वो संज्ञा है। तो आपका आंसर हो जाएगा राम। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न है पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, यानी पवित्र को तोड़ेंगे तो किन किन दो भागों में टूटेगा। तो पवित्र का संधि विच्छेद होता है प जोड़ इत्र। डी नंबर आपका हो जाएगा। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, प जोड़ इत्र। नेक्स्ट अगला प्रश्न है एकैक किस संधि का उदाहरण है। एकैक किस संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले तोड़े एकैक को, तो ये टूटेगा 1+1 में, 1+1 में। तो यहाँ से आया अ और यहाँ से आया ए, ये दोनों मिलकर देता है ए। अ+ए देता है ए। एकैक किस संधि का उदाहरण है। तो अ+ हमको जरूरी इस चीज़ों से है, अ+ए बराबर ए देता है। अब देख रहे हैं अ+ए ई किसका उदाहरण है, जरूरी ये है दीर्घ संधि का नहीं, यन संधि का बोले तो नहीं, गुण संधि का बोले तो ये नहीं, अयादि संधि का बोले तो ये भी नहीं। आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, जो कि ऑप्शन आपका नहीं है। आपका हो जाएगा इसमें वृद्धि संधि। आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। नेक्स्ट आपका चारों ऑप्शन जो है गलत है। आपका आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि। ये जो है चारों आपका गलत है। आप याद रखेंगे एकैक जो है वृद्धि संधि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्त, निम्न में कौन विसर्ग संधि नहीं है। निम्न में कौन विसर्ग संधि नहीं है, यानी जिसे तोड़ने के बाद विसर्ग ना आए। तो जैसे यशोधरा को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा यशः जोड़ धरा, इसमें विसर्ग आया है, यशः जोड़ धरा यशोधरा। दूसरा मनोहरा को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा मनः जोड़ हरा, मनोहरा मनोहर, मनोहर है तो ये नहीं होगा, मनाह जोड़ हर। मनोज को तोड़ते हैं तो हो जाएगा मनः जोड़ जो मनोज। लेकिन रमेश को जब तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा रमा जोड़ इस, रमा जोड़ इस। यानी देख रहे हैं विसर्ग यहाँ भी है, विसर्ग यहाँ भी है, विसर्ग यहाँ भी है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये जो है ये विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा रमेश, डी। निम्न में कौन विसर्ग संधि नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है अशांति किस समास का उदाहरण है। अशांति किस समास का उदाहरण है। पहला है अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय और नए समास। अव्ययी भाव जिसका पहला पद जो है उपसर्ग रहे या प्रधान रहे, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन अव्ययी भाव समास का उदाहरण है, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो एक उपसर्ग है, तो ये नहीं हो जाएगा। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद प्रधान रहे, जैसे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी इत्यादि। कर्मधारय समास जो किसी की विशेषता बताता हो, जो किसी के बदले आए हो, जैसे चंद्रमुख। चंद्रमुख यानी मुख की विशेषता बताया जा रहा है कि कैसा है, चंद्रमा के जैसा। नए समास जो नहीं अर्थ देता है, जैसे न शांति। न शांति बराबर हो जाएगा अशांति। तो यहाँ जो है नहीं का अर्थ दे रहा है, तो आपका अशांति जो है वो कौन सा हो जाएगा, नए समास। जबकि नए को इस प्रकार से लिखा जाता है, नए समास को इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन ये जो है यहाँ गलत लिखा हुआ है। कंप्यूटर में ऐसा सेट नहीं है नौ का, तो आपका नए समास हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नए समास। नेक्स्ट प्रश्न है पर्णकुटी में कौन सा समास है।
पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी में है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसको जब तोड़ेंगे तो पर्णकुटी का मतलब होता है पत्ते की कुटी, पत्ते की कुटिया, कुटिया मतलब होता है घर, पत्ते की कुटी। यहाँ जो आ गया कारक चिन्ह आ गया, और जिस शब्दों को तोड़ने के बाद कारक चिन्ह बीच में आ जाए तो वो सारे शब्द जो है तत्पुरुष समास के उदाहरण होंगे। तो पर्णकुटी हो गए तत्पुरुष समास के उदाहरण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जैसा कि आपको बताया गया आगे भी कि प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है, अभी जस्ट ऊपर बताए कि इसका प्रतिदिन में जो है पहला जो है प्रति, ये जो उपसर्ग है, और उपसर्ग अगर रहता है या पहला पद प्रधान रहता है तो वो अब यही भाव समास का उदाहरण कहला। तो आपका प्रतिदिन हो गया अब यही भाव समास, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है दोस्त, कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? प्रश्न को लास्ट तक पढ़ें, बहुत बार ऐसे बच्चे गलती करते हैं कि जो है आगे पढ़ लिए कमल का पर्यायवाची है, नहीं को छोड़ दिए। कमल का पर्यायवाची है और मार दिए पंकज, उसको लगता है क्वेश्चन में ये नहीं देख रहा है कि नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप सही से पढ़ें ताकि आपका गलत ना हो। कमल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं का बोल रहा है तो पंकज है, राजीव है, अरविंद है। विनोद नहीं है, तो नहीं ही पूछा जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा विनोद। आपका आंसर हो जाएगा विनोद। कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? विनोद। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, चंद्रमुख कौन सा समास है? चंद्रमुख जो है ये मुख की विशेषता बता रहा है कि चंद्रमा के जैसा है, मुख की विशेषता बता रहा है, चंद्र के जैसा है, चंद्रमा का जैसा है। विशेषता बताने वाले समास कर्मधारय हो गए, आपका आंसर कर्मधारय होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन धरती का पर्यायवाची नहीं है? फिर यहाँ नहीं का बात किया जा रहा है, यानी 3 गो होगा, एक नहीं होगा। तो भूमि है, पृथ्वी है, वसुंधरा है। आपका निम्नगा नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा निम्नगा, यानी धरती का पर्यायवाची निम्नगा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट है अगला, आकाश का विलोम निम्न में कौन है? आकाश का विलोम निम्न में कौन है? तो आकाश का परिहास नहीं, विनाश नहीं, हरास नहीं, पाताल। हाँ, आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, विष्णु का पर्यायवाची है? अब यहाँ हाँ का जवाब पूछ रहा है। विष्णु का पर्यायवाची है हार, ये नहीं है, धाय नहीं है, पक्ष नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा धाता। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो दोस्त याद रखेंगे कि जो शब्द किसी के बदले आए, जो शब्द से किसी को सूचित किया जाता है, जो किसी के बदले आता है, जिस शब्द से किसी को पुकारा जाता है, वो तमाम शब्द बहुव्रीहि कहलाते हैं। जैसे लंबोदर गणेश को जानते हैं, दशानन रावण को जानते हैं, महाकाल शंकर को जानते हैं। तो जिस शब्दों से किसी को सूचित करते हैं वो तमाम शब्द जो है बहुव्रीहि कहलाएंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ का विलोम शब्द क्या है? तो आप तो ये सब जानते होंगे, ये सब बच्चा का है, पहला दूसरा तीसरा चौथा का क्वेश्चन है ये सब, कि जड़ का विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ये तो और क्रीम है और इजी है, कि अस्त का विलोम क्या होगा? तो अस्त का विलोम हो जाएगा उदय। नेक्स्ट, अब आ गया आपका मुहावरा, और मुहावरा है कि अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन। मुहावरा इतना है, अक्ल का दुश्मन
मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है। मित्र नहीं, शत्रु नहीं, महापंडित नहीं, अक्ल का दुश्मन मतलब उसका जो अक्ल है उसका दुश्मन। तो कौन है अक्ल का दुश्मन? महामूर्ख हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं जानता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आँख लगना। आँख लगता है ऐसे भी, जब आप बैठे रहे आपको आँख लग गया, आप कोई काम कर रहे हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, आँख लग गया। आँख लग गया इसका मतलब क्या हो गया? मृत्यु हो गया? जी नहीं। प्रेम हो गया किसी से? नहीं। प्रेम होता है तो आँख नहीं लगता है दोस्तों। मृत्यु होता है तो सदा के लिए वो आँख बंद हो जाता, लगता नहीं है। आशंका, जब आशंका होता है, जब किसी प्रकार का डरावना होता है चित्त, तो आँख नहीं लगता। आँख कब लगता है? जब नींद आता है। तो आँख लगने का मुहावरा का अर्थ हो जाएगा नींद आना। नेक्स्ट, अगला है कमर कसना। कमर कसना मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कमर किस लिए कस रहे हैं? तैयार होने के लिए। आप लास्ट में देखते होंगे शर्ट पैंट पहनते समय बेल्ट लगाते हो, बेल्ट लगाते हैं, इसका मतलब क्या है? आप तैयार हो रहे हैं। तो कमर कसने का अर्थ हो गया तैयार होना। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है तलवा चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तलवा चाटना, किसी का पैर के पास झुकना, किसी के पैर के आगे पीछे करना, यानी उसका मतलब हो गया खुशामद करना, उसको पूजना। तलवा चाटने का मतलब होता है से खुशामद करना। नेक्स्ट, आगे है निम्न में कौन निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? जो निश्चितता का बोध कराए वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। क्या ये क्या है? प्रश्न पूछा जाता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गए। कुछ खो गया, कुछ हो गया, मालूम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन खा रहा है, ये भी अनिश्चय है। लेकिन यह, जैसे बोल दिया जाए यह हाथी है, तो निश्चित है, निश्चित है, हम देख रहे हैं तो बोल रहे हैं। यह या वह लड़का है, वह लड़की है, यह सीता है, वह गीता है। ऐसा कब बोलते हैं? जब हम जानते हैं कि ये निश्चित है, हम उसको देख रहे हैं। तो यह जो हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 20 का विशेषण क्या होगा? 20 का विशेषण क्या होगा? तो 20 का विशेषण हो जाएगा विषैला। 20 का विशेषण विषैला। नेक्स्ट, अगला है ग्राम का विशेषण क्या होगा? तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से 20 का विषैला, तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामीण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2, सकर्मक और अकर्मक। नेक्स्ट, अगला है दोस्त क्रिया के रूप किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? लिंग के अनुसार? जी। पुरुष के अनुसार? जी। ये पुरुष मतलब राम श्याम ने हो गया पुरुष, ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हो गया। ये पुरुष का बात किया जा रहा है। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये है। तो क्रिया का रूप किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? लिंग के अनुसार होता है, पुरुष के अनुसार भी होता है, वचन के अनुसार भी होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? क्रिया बनाने के लिए धातु में क्या जोड़ा जाता है? यानी का, ना, ला, ग। तो धातु बोलते हैं मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को। जैसे जाना, खाना, पढ़ना, हंसना, ये सब का मूल रूप जो है उसको धातु बोलते हैं। तो क्रिया बनाने के लिए धातु में ना जोड़ते हैं। जैसे गा प्लस ना, तो बन जाएगा गाना। जा प्लस ना, आ प्लस ना, जो भी है सब में ना जुटेगा, क्रिया बन जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ना। नेक्स्ट,
अगला है सहानुभूति में कौन सा उपसर्ग है। सहानुभूति उपसर्ग बोलते हैं वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ को बदल दे, यानी किसी शब्द का अगला भाग, पीछे कोई शब्द रहेगा उसका अगला भाग जो है उपसर्ग कहलाएगा। जैसे सहानुभूति है तो सहानुभूति बना है दो शब्दों से, सह अनुभूति, सह अनुभूति तो जाकर बना है सहानुभूति, सह अनुभूति। तो अनुभूति के आगे एक शब्द लगा हुआ है सह, यही शब्द का जो छोटा भाग है वो उपसर्ग कहलाएगा, तो आंसर हो जाएगा सह। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। फिर उपसर्ग का बात किया जा रहा है, शब्द है प्रतिकूल, यानी कूल के आगे, कूल एक शब्द है जिसके आगे प्रति लगा हुआ है, उपसर्ग आपका हो जाएगा प्रति, उपसर्ग हो जाएगा आपका प्रति। जैसे आपसे पूछ दिया जाए आजन्म में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्त क्या हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ। नेक्स्ट, अगला है, अब इसका पूछा जा रहा है प्रत्यय, रंगीला में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय का पहचान होता है पीछे से। तो आगे देखेंगे रंगीला लिखा हुआ है तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, रंग प्लस ईला मतलब दीर्घ ही वाला है, रंग अलग हो गया शब्द और जो बच गया वो पीछे जुटा हुआ है, यानी यही प्रत्यय है। प्रत्यय का पहचान पीछे से, रंग प्लस ईला, रंगीला, आंसर बी। नेक्स्ट, फिर प्रश्न कर दिया कोष्ठक में कौन सा प्रत्यय है, इसका भी पहचान पीछे से। तो इसको पहले आप तोड़ दें कि ये शब्द क्या होगा, तो शब्द होगा कोष्ठ प्लस क, कोष्ठक, इसको बोलते हैं कोष्ठक। तो कोष्ठ शब्द हो गया, क उसमें प्रत्यय जुटा हुआ है, यानी प्रत्यय आपका हो गया क। नेक्स्ट, अगला है बुराई में कौन सा प्रत्यय है। फिर प्रत्यय का बात किया जा रहा है, तो आगे शब्द देखेंगे पीछे देखेंगे, जो बच गया वही शब्द हो जाएगा। तो बुराई टूटेगा दो पर, बुरा एक शब्द है और इसमें बच गया दीर्घ ही, बुरा प्लस दीर्घ ही बुराई, तो यानी आपका हो जाएगा दीर्घ ही। नेक्स्ट, अगला है दोषहर्ता में कौन सा प्रत्यय है। फिर दोषहर्ता का बात किया जा रहा है, उसी प्रकार से क्या हो जाएगा आंसर हर्ता। नेक्स्ट, अगला है निर्मल का संधि विच्छेद क्या होगा, निर्मल, तो निर्मल का संधि विच्छेद होगा निर्जोड़मल, निहजोड़मल, आंसर बी, निर्मल, निहजोड़मल, निर्मल। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पहले भी बताए थे दही घी मोती जी और पानी पक्षी ये हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ऊपर भी बताए थे लिख करके दही घी मोती जी पानी और पक्षी हमेशा पुल्लिंग होते हैं, तो दही कौन सा लिंग हो जाएगा, पुल्लिंग। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दिया गया था गांव का विशेषण क्या होगा, ग्रामीण, विष का विषैला, उसी प्रकार से इतिहास का विशेषण क्या होगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक यानी आपका ए नंबर का होगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है विद्यालय किस संधि का उदाहरण है, तो विद्यालय है स्वर संधि का उदाहरण। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं, लेकिन वर्तमान काल का पूछ दे 3, भविष्यत काल का पूछ दे 3, लेकिन भूतकाल का तो 6। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है निम्न में कौन द्विगु समास, द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है, यानी द्विगु समास का पहचान होता है जिसका अगला पद जो है संख्यावाची हो, लेकिन जो किसी के बदले ना आए, जैसे दशानन रावण के लिए आया है, इसमें भी संख्यावाची है 10, लेकिन ये रावण के लिए। चौराहा
ये किसी के लिए नहीं आया। पंचवटी ये किसी के लिए नहीं आया। दोपहर ये सब का भी अगला पद संख्यावाची है, लेकिन ये किसी के लिए नहीं आया, इसका संख्यावाची है, लेकिन ये रावण के लिए आया है। तो द्विगु समास का पहचान संख्यावाची से होता है, लेकिन जो किसी का बदले ना आए। तो दशानन तो रावण के बदले आया है, तो पूछ रहा कौन नहीं है, द्विगु समास कौन नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा दशानन, यानी रावण नहीं, दशानन नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अंतास्त वर्ण के उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन अंतास्त वर्ण का उदाहरण नहीं है? तो अंतास्त वर्ण होता है य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतास्त वर्ण कहते हैं। और तालब स, मूर्धन स, दंत स और हो, इसको कहते हैं उष्म वर्ण। कौन सा? उष्म वर्ण। उष्म वर्ण, ये सब को जो है उष्म वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व को उष्म वर्ण कहते हैं। य, र, ल, व को अंतास्त वर्ण, तालब से मूर्धन से दंत से को उष्म वर्ण। तो आपसे पूछा जा रहा अंतास्त वर्ण, अंतास्त वर्ण आ जाएगा य, र, ल, व तो होता है, तालब से नहीं होता। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट अगला पूछा जा रहा है, द का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो ये सबसे पहले देखेंगे किस श्रेणी में आता है। कवर्ग का? नहीं, कवर्ग का आता तो कंठ से होता। चवर्ग का? तो होता मूर्धा से। तवर्ग का? नहीं, तो होता तालु से। लेकिन ये हो रहा है टवर्ग का तालु, लेकिन ये है तवर्ग, जो कि दांत से होता है। कहाँ से? तवर्ग, त, थ, द, तवर्ग का होगा दांत से। नेक्स्ट तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक के सभी वीडियो, अगर यहाँ तक के आप हर एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखे होंगे दोस्तों, अगर यहाँ तक के आप सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखे होंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई भी एग्ज़ाम हो और ग्रामर का अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो हिंदी ग्रामर का, तो यहाँ से 2 या 3 प्रश्न ज़रूर रहेंगे। मैक्सिमम 5 प्रश्न रहेंगे, कम से कम 2-3 तो ज़रूर रहेंगे। तो इसे जो है दोस्तों ध्यान से देखें, समझें, और जहाँ समझ ना आए वो जो है कमेंट करके आप क्वेश्चन लिख दें, मैं उसका आंसर जो है दे दूँगा। और आज के लिए थैंक यू।